विक्रम हैरान खड़ा आदित्य के हरकतों को देख रहा था। आदित्य के हरकतों को देखकर ही उसे साफ समझ आ गया कि आदित्य नॉर्मल नहीं है। आव्या सॉरी बोलकर आदित्य को लेकर आगे बढ़ गई। वहीं सौरभ फोन पर बात करते हुए जा रहा था, जिस वजह से वह विक्रम को देख न पाया। वहीं विनी जो वापस अपने घर जा रही थी, वह विक्रम को रोका देखकर आवाज देने लगी, डैडा चलिए। विक्रम विनी की आवाज सुनकर मुड़कर विनी को देखा, फिर आगे बढ़ गया। विनी भी अब चलते हुए फोन पर बोली, बस धीरज मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, तुम भी ना एक दिन भी मुझे डैडा के पास रुकने नहीं दिया। उधर से बहुत ही प्यार भरी आवाज आई, सो इससे मेरी बीवी नाराज हो रही है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने ही मुझे प्यार में इतना पागल करके रखा है कि एक दिन भी तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। धीरज की बातों को सुन विनी के गाल शर्म से लाल हो गए। विनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना। बोलते हुए फिर एक बार उसके गाल पर शर्म की लाली आ गई। वही विक्रम जाते जाते फिर से मुड़कर आदित्य, आव्या और सौरभ को देखने लगा। उसे ये तो समझ आ चुका था कि आव्या आदित्य और काव्या की बेटी है, और काव्या के न होने से आदित्य की ऐसी हालत हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य को देखकर विक्रम को डर लगने लगा था, फिर एक बार नित्या के चेहरे से दूर होने का डर। विक्रम के मन में बस एक ही बात आने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आदित्य और काव्या ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो सब कोई उसे छोड़कर चले जाएंगे और वह बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इन 18 सालों में विक्रम को काव्या के चेहरे को देखने की आदत लग चुकी थी। विक्रम ने काव्या को नित्या समझकर किस करने की भी कोशिश की थी, तब अव्यान ने उसे देख लिया था, जिस वजह से अव्यान विक्रम को कभी भी काव्या के रूम में नहीं जाने देता। विक्रम सारी चीजों को सोचते हुए परेशानी को छुपाकर विनी के पीछे चला गया। सौरभ, आव्या आदित्य को लेकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इस दौरान एक पल भी आदित्य शांत से नहीं बैठा था। आव्या आदित्य को संभालने में बस लगी हुई थी और इधर उसका फोन वाइब्रेट होता जा रहा था, जिसका ध्यान आव्या को बिल्कुल नहीं था। उधर रोनी फोन को देखकर बोला, वो तो कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। बोलते हुए रोनी अव्यान को देखने लगा। दोनों इस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठे थे। आव्या की कॉल रिसीव न करने से अव्यान ने कुछ इशारा किया, तो रॉकी ने हाँ में सिर हिलाकर किसी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ धारा कहीं गुम सी हॉस्पिटल से निकल रही थी, तभी उसके कान में न्यूज में चल रही बातें सुनाई दी। धारा सिर उठाकर टीवी की ओर देखती। न्यूज देखते ही धारा के हाथ में पकड़ी फाइल गिर जाती है। न्यूज में ध्रुवंश और सहस्त्रा के शादी की पूरी वीडियो को दिखाया जा रहा था। ध्रुवंश के बहुत करीब सहस्त्रा के होते वक्त उसकी फोटो भी दिखाई जा रही थी। ये देखते ही धारा के चेहरा पूरा पसीने आने लगता है। धारा धीरे से खुद में बुदबुदाई, वो जिंदा है। बोलते ही धारा के सामने वही सीन आने लगा जब उसने उसे टेरेस से धक्का दिया था। जब ध्रुवंश सहस्त्रा के कान में कुछ बोल रहा था, तब की तस्वीर ऐसी लग रही थी जैसे वह सहस्त्रा को गाल पर किस कर रहा है। ये सब देखकर धारा को दर्द तो हुआ, उसे ध्रुवंश की बातें याद आने लगी। स्वीट हार्ट, तुम पहली लड़की होंगी जिसे मैं किस करूंगा, पर किस भी तभी करूंगा जब तुम खुद मुझे बोलोगी। 1 साल से दोनों डेट कर रहे थे, पर आज तक दोनों ने एक दूसरे को किस नहीं किया था, मतलब कभी इतने करीब आए ही नहीं थे। और धारा भी ध्रुवंश को कभी खुद के करीब नहीं आने देती। धारा न्यूज को कुछ देर तक देखी, फिर नजरें हटाकर अपने रिपोर्ट्स उठाए और वहां से जाने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ चुकी थी, पर इस बार उसने उसे बहने नहीं दिया। धारा हॉस्पिटल से सीधे एक रेस्टोरेंट पहुंची, जहां वह काम किया करती थी। धारा पहुंचते ही अपने ड्रेस चेंज करने के लिए जाने लगी, तभी मैनेजर ने उसे रोक लिया। मैनेजर के ऐसे रोकने से धारा ने सफाई देते हुए कहा, सर वो मैं हॉस्पिटल गई थी तो थोड़ा लेट हो गया। मैनेजर ने धारा की ओर एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस धारा, लेकिन अब आपको इस जॉब से निकाला जाता है। धारा हैरान से मैनेजर को देखने लगी और एकदम से हड़बड़ाहट में बोली, लेकिन सर मेरी गलती क्या है, आप मुझे ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती भी की होंगी तो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, आप कोई भी पनिशमेंट दीजिए। मैं धारा इतना बोलते ही रुक गई। वह मैनेजर को बहुत उम्मीद से देखने लगी। मैनेजर ने धारा के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा, ये रेस्टोरेंट के मालिक का ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोलते ही मैनेजर वहां से चला गया। धारा की तो समझ ही नहीं कि आखिर वह क्या करे। धारा अपने हाथ में पकड़ी लिफाफे खोलती है और देखती है तो उसमें एक लेटर था। लेटर को खोलकर वह जैसे ही देखती है, उसके हाथ से लिफाफा छूटकर गिर जाती है। लेटर में लिखा था, गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट स्वीट हार्ट। धारा गिरे हुए लेटर को एकटक सहमी हुई देख रही थी। काव्या के कमरे से निकलते ही सहस्त्रा को स्टडी रूम में ले गया। ध्रुवंश सहस्त्रा को बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठिए भाभी। सहस्त्रा कुछ पल स्टडी रूम को देखती है, फिर धीरे से आगे बढ़कर सोफे पर बैठ जाती। ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को कुछ पल देखता,
सहस्त्रा को देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में कितने सारे सवाल उमड़ रहे हैं। शुरुआत करने से पहले सहस्त्रा का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ध्रुवंश ने अपना गला साफ किया, जिसकी आवाज से सहस्त्रा का ध्यान ध्रुवंश की ओर चला गया। ध्रुवंश अपने हाथ बढ़ाकर बोला, भाभी, सबसे पहले तो मैं खुद को आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। वैसे तो दुनिया मुझे डी के नाम से जानती है, लेकिन मेरा नाम ध्रुवंश सूर्यवंशी है। उसके ऐसे बोलने से सहस्त्रा ने कुछ पल ध्रुवंश के हाथ को देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिला लिया। उसके बाद ही तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। ध्रुवंश अपने हाथ को देखता फिर थोड़ा मुस्कुराकर हाथ पीछे करके बोला, वो एक्चुअली शादी तो मेरी आपसे होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, जिसका रीजन ये है कि जब हम लोग जा रहे थे तभी हम पर हमला हो गया। हमला सुनते ही सहस्त्रा की नजरें सीधे ध्रुवंश पर चली गईं। सहस्त्रा ध्रुवंश के आगे बोलने का इंतजार करने लगी। ध्रुवंश सोचते बोला, शायद कोई चाहता नहीं था कि मैं किंग बनूं, इसलिए सीधे मेरे सीने पर गोली चला दी, जिससे मैं शादी के मंडप पर नहीं जा पाया और ब्रो को भेज दिया। क्योंकि शादी होना बहुत जरूरी था। मेरे डैड किंग मतलब आपके नाना के चंगुल में है, मुझे उन्हें छुड़ाना है। ध्रुवंश की बात से सहस्त्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वह बस एक सहारा है। ये सब कुछ जो हुआ बस इसलिए हुआ ताकि सहस्त्रा की मदद से ध्रुवंश या उनका परिवार अपने परिवार के सदस्य को बचा सके। एक तरह से बोला जाए तो सबने सहस्त्रा का इस्तेमाल किया। ये सोचकर सहस्त्रा के दिल में एक दर्द उठा। ध्रुवंश एकदम से सहस्त्रा के नीचे घुटनों के बल बैठा और उसके हाथ को पकड़कर बोला, देखिए भाभी, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि हमने आपका इस्तेमाल किया है। आप समझ रहे हैं न मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा के आंखों में देखने की कोशिश करने लगा। सहस्त्रा बस चुपचाप दूसरी ओर देखने लगी। वो तो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुकी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को कोई जवाब न देता देखकर उसके हाथ को देखकर बोला, भाभी, किस्मत जो भी करती है ना किसी वजह से जरूर करती है। हमारे परिवार ने 18 सालों से दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। मेरी मॉम दिखने में तो हमेशा खुशी दिखाती रहती हैं, लेकिन हमेशा डैड के दूर होने से रोते रहती हैं। मम्मा तो पापा के बिछड़ते ही जिंदा लाश बन गई हैं। आज 18 साल में पहली बार उनका दिल धड़का है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब से आपसे मिला हूँ हमेशा अच्छा होता आ रहा है। ये सुनते ही सहस्त्रा ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश सिर उठाकर सहस्त्रा को देखते हुए बोला, आई प्रॉमिस मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और रही बात इस शादी की, तो एक बात मैं बता दूं कि ब्रो दूसरे लोगों से अटैचमेंट नहीं रखते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ एक कमरे में न रहे। चाहे शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन ब्रो ने आपको पूरे वचनों के साथ वाइफ बनाया है। इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दीजिए, या तो आप इस रिश्ते को तोड़ भी सकती हैं, ये आपका ही फैसला होगा। इतना बोलते ही ध्रुवंश रुककर सहस्त्रा से दूर हो गया। सहस्त्रा अब सोच में पड़ जाती है। सहस्त्रा को अच्छे से सोचने का मौका देने के लिए ध्रुवंश वहां से जाने लगता है, तभी उसे सहस्त्रा की आवाज आती है। सुनिए। आवाज सुनते ही ध्रुवंश के पैर एकाएक रुक गए। ध्रुवंश पीछे मुड़ा तो देखा सहस्त्रा किसी चीज को पूछना चाह रही थी, लेकिन पूछ नहीं रही थी। सहस्त्रा रुक रुक कर बोली, जी वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो क्या वो बोल, मेरा मतलब है कि आपके भाई बोल नहीं सकते। सहस्त्रा का सवाल सुन ध्रुवंश से बिल्कुल भी हंसी कंट्रोल नहीं हुआ और वह हंसने लगता है। सहस्त्रा ध्रुवंश को यूं हंसता देखकर अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। ध्रुवंश हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, सॉरी सॉरी भाभी, सॉरी वो मैं। इतना बोलते ही वह फिर से हंसने लगा। सहस्त्रा को तो अब अपने सवाल करने पर पछतावा और गुस्सा आने लगा। उसने अपने ऐसे सवाल से खुद का मजाक बना लिया था। कुछ देर बाद ध्रुवंश की हंसी रुकी और वह बोला, ऐसा नहीं है भाभी, ब्रो की जुबान बिल्कुल सही है, वो बोल सकते हैं, लेकिन उनका मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं है। वो जरूरत से भी कम बोलते हैं। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देख मुस्कुराते हुए चला गया। सहस्त्रा उसके बातों को सोचकर खुद में धीरे से बोली, जरूरत से भी कम बोलते हैं। कुछ देर तक सहस्त्रा अभियान के बारे में सोचते हुए ही वहीं बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। सहस्त्रा सोच में डूबी हुई ही वॉशरूम के अंदर गई और वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखते हुए धीरे से बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिना बात किए रह सके। बोलते ही सहस्त्रा अपना चेहरा पानी से धोती है। सहस्त्रा चेहरा धोकर टॉवल से पोंछती है, तभी उसे कुछ एहसास होता है। सहस्त्रा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अव्यान इस वक्त शोवर के नीचे बस एक टॉवल में आंखें बंद करके खड़ा था। हालांकि कांच की दीवार लगी थी, पर फिर भी अव्यान का परफेक्ट बॉडी दिख रहा था। अव्यान इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। सहस्त्रा अव्यान को ऐसा देख तुरंत मुड़ गई और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई। सहस्त्रा कमरे में पहुंचते ही एक गहरी सांस लेती है। वह अपना हाथ बढ़ाए अपने दिल पर रखती है। इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
वही अव्यान के आंखों के सामने इस वक्त बस आव्या का चेहरा था। आव्या के चेहरे पर वह इतना ज्यादा गुम था कि उसे तो ये भी पता न चला कि कोई अंदर आया था और उसे ऐसे देखकर चला गया। अव्यान काफी देर तक तो वहीं खड़ा रहा, फिर एक टॉवल लेकर बदलता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता। सहस्त्रा बेड पर बेचैनी सी बैठी थी। उसके सामने तो बार बार वॉशरूम वाला सीन दिख रहा है। अव्यान कबर्ड के सामने खड़ा होकर अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगा। वो वही कबर्ड के खुलने की आवाज से ही सहस्त्रा का ध्यान अव्यान की ओर चला गया। अव्यान को फिर एक बार टॉवल में देखकर उसने न जाने क्यों लेकिन शर्म से नजरें झुका ली। अव्यान अपने कपड़े बाहर निकाला तभी उसका ध्यान सहस्त्रा के बैंक पर पड़ा। अव्यान को पहले तो समझ न आया, लेकिन जैसे ही उसे याद आया तो उसने मुड़कर बैग की ओर देखा। अव्यान की नजर जैसे ही सहस्त्रा पर पड़ी एक पल के लिए तो उसकी नजर वहीं ठहर गई। सहस्त्रा को भी जब अव्यान के नजरों की तपिश हुई तो उसने भी सिर उठा लिया। दोनों की ही नजरें आपस में मिल सी गईं। सहस्त्रा का गोरा बदन उस लाल साड़ी में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और उसके शादी के बाद का निखार। वैसे भी सहस्त्रा ऐसी फूल थी जो अभी अभी खिली थी, उसकी जवानी की अभी तो शुरुआत थी। दोनों के नजरें मिलने में एक अलग ही एहसास था। जब दोनों में से किसी ने नजरें न झुकाई तो एक हवा के झोंके ने आकर एकदम से सहस्त्रा के चूड़ियां की छनकार आवाज कर गई, जिस वजह से दोनों की नजरें एक दूसरे से हटी। सहस्त्रा फर्श को देखने लगी तो वही अव्यान चेंजिंग रूम की ओर चला गया। हॉस्पिटल पर डॉक्टर से बात करने के बाद आव्या उसके केबिन से निकली और एक कमरे में चली गई जहां आदित्य खुद को पूरी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और सौरभ ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। आव्या आगे बढ़ी तो आदित्य तुरंत आव्या का हाथ पकड़ हल्का खींचकर बोला, वाइफी वाइफी। आदित्य के चेहरे पर यह बोलते हुए एक मासूमियत झलक रही थी जो जब कोई छोटा बच्चा लॉलीपॉप की मांग करता है तब होता है। आदित्य की आंखें हल्की नम भी थी। आव्या आदित्य को ऐसा देखकर उसके गले लगकर बोली, हम मम्मा के पास जाएंगे डेडा, बस कुछ दिन और फिर मम्मा के पास जाएंगे। आदित्य शांति से आव्या की पीठ पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद आव्या खाना लाने का बोल कमरे से निकल गई। आव्या लिफ्ट पर सीधे ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई आव्या के कान में डॉक्टर की बात गूंजी, देखिए मिस आव्या, अगर हमें पेशेंट को ठीक करना है तो उसके उस मेमोरी को डिलीट करना होगा जो जिसके लिए तड़प रहे हैं, उसके हर एक यादों को मिटाना होगा और ये करने के बाद भी अगर पेशेंट को वो याद रही तो पेशेंट की जान जा सकती है। ये सुनते ही आव्या के आंसू गालों से नीचे गिर गई। वह आदित्य को खोने के बारे में कभी सोच नहीं सकती थी, जिससे उसे बिल्कुल भी रहा ना गया और वह लिफ्ट के अंदर जोर जोर से रोने लगी। आव्या को आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह रोते हुए बोली, क्यों मम्मा, आप डेडा को ऐसे छोड़कर क्यों चले गई? मुझसे अब ये सब सहन नहीं हो रहा है। आव्या रोते रोते ही लिफ्ट से सटकर बैठ गई। उसका रोना अब तक जारी रहा। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। धारा इस वक्त अपने घर के सामने खड़ी अपने टूटते हुए घर को देख रही। घर बुलडोजर से कुचला जा रहा था। उसके माँ बाबा की मेहनत से बनाई गई घर जो उसकी एकलौती निशानी थी, आज वह घर भी उससे छीन लिया गया। अपनी माँ बाबा के इकलौते घर को खोता देख धारा के आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। भले वह घर टूटा फूटा था लेकिन इसके बावजूद भी वहां बहुत ही यादें थी जो धारा के लिए बहुत बहुमूल्य थी। धारा ने अपनी पलकें बंद की। पलकें बंद होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ध्रुवंश कार में बैठा धारा के रिफ्लेक्शन उसके दर्द को देख रहा था। धारा का दर्द देखना ध्रुवंश के लिए तकलीफ से भरा था, लेकिन उससे भी बड़ी उसके लिए श्रेष्ठा का दर्द था, जिसे धारा की वजह से श्रेष्ठा को 1 साल तक सहना पड़ा था। ध्रुवंश को बस श्रेष्ठा के दर्द का बदला लेना था, जिसकी शुरुआत उसने कर दी थी। ध्रुवंश धारा को देखते हुए कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। धारा जब आंखें खोलती तो सामने देखकर दौड़ते हुए आगे चले जाती है। सामने उसके माँ बाबा की तस्वीरें और उसके साथ उसके भाई की भी फोटो थी और बहुत से सामान थे जो कुछ लोग पेट्रोल छिड़क कर जलाने वाले थे। धारा आगे आकर उस आदमी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। ध्रुवंश जैसे ही धारा को किसी का पैर पकड़ा देखता है उसके गुस्से से मुट्ठी भींच जाती है। वह तुरंत उसे कॉल करता। उधर ध्रुवंश का आदमी ध्रुवंश की सर्द भरी आवाज सुनकर तुरंत धारा को खुद से दूर करता। धारा रोते हुए फोटो को बचाने की कोशिश करते हुए कवर करने लगी, तभी कुछ लड़के आकर उसे पकड़ लेते। एक आदमी माचिस जलाकर उस फोटो पर आग लगा देता। आग देखते ही धारा उन सबको धक्का देकर सारे फोटो को बचाने की कोशिश करती। आग की लपटें बहुत तेजी से ऊपर उठ रही थी। धारा किसी तरह से एक फोटो को बचा लेती। इस दौरान उसका हाथ काफी हद तक जल जाता। धारा फोटो को अपने सीने से लगाकर जलती हुई आग को देखने लग गई। अब तो जैसे उसने पूरा होश खो दिया हो। आसपास के लोग धारा की हालत देख बस आपस में बातें कर रहे थे और उसे ही इन सब चीजों की जिम्मेदार ठहरा रहे थे।
कुछ औरतें धारा को मनहूस बोलकर अपनी पूरे परिवार को मार देने का इल्जाम लगा रही थी तो कोई अब हो रही चीजों को देखकर उसे ये बोल रही थी कि कैसी लड़की है, अपने माँ बाप को तो पहले खा गई, उसके बाद उसका भाई और अब उसके माँ बाप की बनाई गई घर को भी नहीं छोड़ा इसने। धारा के कान में बस ये सारी बातें चलती जा रही, क्योंकि ये बस आज की ही बात न थी। वह ये सारी बातें बहुत पहले से सुनती आ रही थी। उस वक्त भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धारा रोड पर बेसुध सी बैठी हुई जलती हुई आग को बस देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने माँ बाप की जलती चिता को देख रही हो। बहुत देर तक आग जलती रही। धारा के आंसू अब तक सूख चुके थे। आग अब राख में तब्दील हो गई और आसपास के लोग भी अपने घर की ओर चले गए। पर धारा उसी हालत में वहां बैठी रही। ध्रुवंश कार से उतरकर चलते हुए धारा के पास पहुंच गया। उसने एक नजर धारा को देखा, फिर उस राख को देखने के बाद वह आगे बढ़कर झुका और धारा को गोद में उठा लिया। धारा अब तक अपने होश में ना थी। वह एकटक बस सामने की ओर ही देख रही थी। ध्रुवंश धारा को लेकर अब कार में बैठ गया। उसने धारा को अपने गोद में ही बैठाए रखा। कुछ देर बाद ध्रुवंश की कार एक बड़े से फार्म हाउस पर रुकी जो ध्रुवंश की ही थी। ध्रुवंश धारा को गोद में लिए एक कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही वह उसे वॉशरूम में ले गया। बाथटब में पहले से पानी भरा हुआ था और उसमें आइस के टुकड़े दिख रहे थे। ध्रुवंश सीधे ले जाकर धारा को बाथटब में छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही धारा बाथटब में गिरी और उसका सिर बाथटब से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके मुंह से आह निकल गई। हाथ जला हुआ होने की वजह से बर्फ के पानी में और भी ज्यादा जलने लगा। धारा नम आंखों से ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश सर्द नजरों से धारा को देख रहा था। धारा के देखते ही ध्रुवंश ने अपने पैर बाथटब के ऊपर रखी और धारा के चेहरे पर झुकते हुए गाने लगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा, हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ए हसीनो ये हमसे अब ना होगा, ऐसा जख्म दिया है। गाना सुनते ही धारा की आंखें भर आई। उसने अपनी नजरें झुका ली। ध्रुवंश धारा के चिन्ह पकड़कर उसके आंखों में देखते हुए कहा, मोहब्बत के जाल में फंसा दिया तो दिया और बाद में धोखा भी ऐसा दिया कि मोहब्बत से विश्वास ही उठ गया। बोलते ही ध्रुवंश की आंखों में एक नफरत सी दिखने लगी। धारा ध्रुवंश की आंखों में देखे जा रही थी। ध्रुवंश को अचानक क्या हुआ, उसने जोर धारा के जबड़े को पकड़ लिया। धारा चुपचाप उसे देखती रहती। ध्रुवंश उसके आंखों में देखकर बोला, अब तक तुमने सिर्फ ध्रुवंश सूर्यवंशी का प्यार देखा, लेकिन अब नफरत देखोगी। बोलते हुए ध्रुवंश कुछ पल धारा के आंखों में देखता रहा, फिर एक झटके से छोड़ दिया। ध्रुवंश अब वहां से जाने लगा तो धारा बिना भाव के ध्रुवंश को जाता हुआ देखती रही। ध्रुवंश बाहर जाकर वॉशरूम को लॉक करके चला गया। धारा उसके जाते ही अपने परिवार की फोटो जो उसने अब तक पकड़ी थी उसे देखने लगी और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। होटल रुद्र सोफे पर बैठा हुआ फोन पर कुछ कर रहा है। उसके सामने उसका वही बॉडीगार्ड धीर खड़ा है जो हमेशा उसके साथ रहता। रुद्र फोन को बंद करके धीर से बोला, गो एंड कॉल हर। धीर यह सुनकर मन ही मन बोला, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे वो बॉस की गर्लफ्रेंड हो और बुलाते ही आ जाएंगी। अब मैं ऐसे कैसे मैम को बुलाकर लाऊं? सोचते हुए धीर की नजर रुद्र पर गई जो उसे ही घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने से धीर हड़बड़ा सा गया। धीर हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी में बोला, लेकिन बॉस मैम बिना रीजन के क्यों आएंगी? मतलब अगर उन्होंने मुझे पूछ लिया कि। धीर के इतना बोलते ही कांच टूटने की आवाज आई। धीर जो बोल ही रहा था वह रुद्र को देख हड़बड़ाहट में बॉस कहते हुए आगे बढ़ने को होता, उससे पहले रुद्र उसे अपना हाथ दिखाकर रोक लेता। रुद्र धीर को देखते हुए बोला, रीजन चाहिए न? इतना बोलते ही वह अपने सामने पड़ी वाइन की बोतल को अपने सिर पर मरता। ये दूसरी बोतल थी जिसे रुद्र ने अपनी सिर पर फोड़ा था। दोनों बोतल मारने से रुद्र के सिर से खून बहते हुए चेहरे पर बहने लगे। धीर ये देखकर घबरा सा गया। धीर को अब तक खड़ा देख रुद्र अपना सिर टेढ़ा किए उसे देखने लगा। रुद्र का ऐसे देखने से धीर घबराकर कदम पीछे करते हुए भागता हुआ चला गया। उसी होटल रूम के एक कमरे में आव्या, सौरभ और आदित्य रुके हुए हैं। रात भर ना सोने की वजह से सभी इस वक्त सो रहे थे। आदित्य को दवाई देकर सुला दिया गया था। इस वक्त शाम के 6 बजे थे। कमरे का बेल बजा तो कोई ना उठा। दूसरा, तीसरा और चौथा बेल बजते ही आव्या की नींद टूट गई। वह नींद भरी आंखों से कसमसाते हुए बेड से उठी और कमरे का दरवाजा खोल बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसे लगा शायद होटल के स्टाफ होंगे। उसने अब तक आंखें पूरी खोली नहीं थी। तभी धीर जो बाहर खड़ा था सरप्राइज होने का नाटक करते हुए बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस मैम, आप यहाँ। आवाज सुनकर आव्या अपने आंखों को हाथ से मलती फिर आंखें खोल देखती। धीर को देखते ही आव्या की आंखें छोटी हो गईं। वह उसे आंखें छोटी करके घूरने लगी। आव्या के ऐसे घूरने से धीर मन ही मन बोला, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किए होंगे इसलिए ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है।
आव्या शक करते हुए बोली, सच में कोइंसिडेंस है या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? धीर ने जल्दी से नमे सिर हिला दिया। हालांकि आव्या को बिल्कुल यकीन न हुआ। आव्या अपने दोनों हाथ बांधे बोली, क्या चाहिए? धीर ने बहुत सोच समझकर अपने जवाब को देने के लिए कुछ पल रुका, फिर बोला, मैम वो बॉस कुछ ढूंढ रहे थे तो 2 बोतल ऊपर रखी हुई थी, वह सीधे बॉस के सिर पर जा गिरी। डॉक्टर के बारे में पूछा तो होटल वालों ने ये कमरा दिखा दिया। आव्या सोचते हुए बोली, लेकिन होटल वालों को कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ? ये सुनते ही धीर की हवा टाइट हो गई। उसने इतना सोच समझकर ये बहाना बनाया और उस पर भी एक सवाल उठ गया। आव्या फिर एक बार धीर को शक की निगाहों से देखने लगी। आव्या कोई दूसरा सवाल करती उससे पहले ही धीर बहुत ज्यादा घबराया और रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, प्लीज मैम, बॉस के सिर से बहुत खून बह रहा है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आव्या ने भी इस बार कोई सवाल न किया और धीर को चलने का इशारा करके उसके पीछे जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही आव्या की नजर सोफे पर बैठे रुद्र पर पड़ी, जिसके चेहरे पर खून भर चुका था और वह आंखें बंद करके सोफे पर लीन होकर बैठा था। आव्या खून को देखकर जल्दी से आगे बढ़कर उसके साथ सोफे पर बैठ गई और धीर को देखते हुए बोली, फर्स्ट एंड बॉक्स लाओ, जल्दी। धीर जल्दी से फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर आया। आव्या कॉटन निकालकर रुद्र के चेहरे से खून पोंछते हुए बोली, इतने सारे बॉडीगार्ड रखे हैं लेकिन इसके बाद भी ये हाल है, कभी सीने पर चक्कू तो कभी सिर पर बोतल। बोलते हुए आव्या बहुत ध्यान से रुद्र के खून को पोंछने लगी। आव्या के छुवन को महसूस करते ही रुद्र अपनी आंखें खोल आव्या को देखने लगा, जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। आव्या एक घुटना सोफे पर टिकाए खड़ी होकर रुद्र के ऊपर झुकी हुई थी। आव्या ने इस वक्त प्लाजो के साथ एक पिंक कलर की कुर्ती पहनी थी। रुद्र जुनूनियत से भरी नजरों से एकटक आव्या के चेहरे को देख रहा था। आव्या सिर पर खून को साफ करके चोटों पर डेटॉल लगाकर पट्टी करने लगी। पट्टी करने के बाद आव्या उठी और जाने लगी। उसे जाते देख रुद्र का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। रुद्र ने बोतल की गिरी कांच उठाए और अपने हाथ को काट लिया। धीर ये देखकर जाती हुई आव्या को देखकर जल्दी से बोला, मैम बॉस के हाथ पर भी चोट लगी है। आव्या के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए। वह रुककर पीछे मुड़ी और रुद्र को देखा। रुद्र के हाथ से टप टप खून गिरते हुए कांच की टेबल पर गिर रही थी। आव्या अब फिर से रुद्र के पास गई और बैठकर फिर से अपना काम करने लगी। आव्या का पूरा ध्यान उसके घाव को देखने में था। रुद्र आव्या के गर्दन को सूंघने लगा, जिसका पता आव्या को बिल्कुल न था। आव्या की खुशबू में रुद्र मदहोश होने लगा। आव्या पट्टी करके रुद्र को देखी, जो उसके चेहरे के बहुत करीब था। आव्या रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र भी आव्या के आंखों में देखने लगा। कुछ पल तो दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगे, फिर आव्या रुद्र से दूर हो गई। आव्या धीर को देखते हुए कुछ कहने ही वाली होती, तभी रुद्र बोला, आई एम नॉट अ डेफ, सो तुम मुझे बोलो। बिकॉज आई एम योर पेशेंट नॉट ही। रुद्र की बात सुन आव्या की नजर खुद ब खुद उस पर चले गई। आव्या फेक स्माइल करते हुए बोली, ओ रियली, मुझे तो लगा था तुम बहरे के साथ गूंगा भी हो। आव्या ने बोला ही था कि धीर के हंसी कंट्रोल करने की आवाज आई। रुद्र उसे घूरने लगा तो धीर ने सिर झुका लिया। आव्या रुद्र को देखते हुए बोली, अगर पेन हुआ तो दवाई ले लेना, और हाँ, मेरे जाने के बाद अपने इस बॉडीगार्ड को पेन मत देना। रुद्र का चेहरा एकदम से डार्क होने लगा। वह सिर टेढ़ा करके आव्या को देखते हुए बोला, नॉट अगेन, तुम मुझे दूसरी बार ऑर्डर दे रही हो। अगली बार ये गलती मत करना, अदरवाइज आई किल यू। आव्या अपने दोनों हाथ बांधे बोली, यू किल मी। बोलते ही आव्या रुद्र को देखने लगी, जो अब आंखें बंद करके अपने गर्दन पर हाथ फेर रहा था, या यूं कहे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। इस औरा से धीर के भी डर से रोंगटे खड़े हो जाते। आव्या अपने हाथ को नीचे करके बोली, और देन गुड बाय। बोलते ही आव्या वहां से जाने लगी। आव्या चलते चलते धीर के पास रुकी, एक नजर पीछे मुड़कर रुद्र को देखती, फिर धीर को देखते हुए बोली, आइंदा से मुझे मत बुलाना अपने इस पागल बॉस के लिए। धीर डर से रुद्र को देखने लगा, जो एकदम शांत से आव्या के गुस्से को देख रहा था। आव्या बाहर निकल दरवाजे को जोर से बंद करके चले गई। आव्या खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, खुद को समझता क्या है, उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा, बंदर की पूंछ, मुझे मारने की धमकी देता है। अगली बार देखा न, सीधे मैं उसका पत्थर से सिर फोड़ दूंगी। ऐसे ही आव्या बड़बड़ाते हुए कमरे में चले गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर सौरभ पर गई, जो कॉफी बना रहा था। आव्या उबासी लेते हुए बोली, चाचू मेरे लिए भी एक कप कॉफी। बोलते ही आव्या सोफे पर पेट के बल लेटकर आंखें बंद कर ली। सौरभ एक और कप निकाले सवाल किया, कहाँ गई थी प्रिंसेस? आव्या आंखें बंद करके ही नींद भरी आवाज में बोली, एक पागल को दोहरा पड़ गया था तो उसे ही देखने गई थी। बोलते ही आव्या फिर एक बार उबासी लेती। सौरभ को आव्या के बोलने का मतलब बिल्कुल समझ न आया, तो वह पूछने ही वाला होता कि डोरबेल बजी।
सौरभ डोर को देखते हुए बोला, प्रिंसेस देखो तो कौन है। आव्या नींद में सुबकते हुए उठकर बोली, कोई शांति से सोने भी नहीं देता। आव्या आंखें मलते हुए आगे बढ़ी और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही आव्या सामने देखती है जहां अव्यान रोनी के साथ कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। अव्यान तो आव्या को देखते ही उसे एकटक उसे देखने लगा। वहीं आव्या अव्यान को पहचानने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसे अव्यान का चेहरा देखकर थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि वह कौन है, इस वजह से उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा, ये पहचानने की कोशिश करते हुए कि उसके सामने जो खड़ा है वह उसका जुड़वा भाई है जिसके साथ वह पूरे 9 महीने तक एक ही कोख में रही। लेकिन हालातों की वजह से उसने इस चीज को नकारते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए अव्यान से सवाल किया, हाँ बोलिए, कौन चाहिए। आव्या का सवाल सुन रोनी जो अब तक आव्या को देख रहा था वह अब अव्यान को देखने लगा। अव्यान एकदम नॉर्मल था, उसे भी ये पहले से पता था कि आव्या ऐसा ही कुछ कहेंगी। अव्यान ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला और आव्या के सामने कर दिया। आव्या ने जैसे ही अव्यान के हाथों में वह देखा उसके आंखों में आंसू ठहर न सके। आव्या उसके हाथ से उसे लेकर पलटकर देखने लगी। उसके आंसू अब लगातार उसके गालों से बहने लगे। आव्या सिर उठाकर अव्यान को देखी जो अब भी आव्या को बहुत शिद्दत से देख रहा था। आव्या के सामने आज वही 18 साल पहले से लेकर आज तक के सारे मंजर दिखने लगे। आव्या अब खुद को बिल्कुल भी न संभल सकी और सीधे अव्यान से लिपट कर रोने लगी। आव्या के दोनों पैर अव्यान की कमर पर लिपटे थे और उसके दोनों हाथ गर्दन पर लिपटे हुए थे। वहीं अव्यान ने भी तुरंत आव्या को पकड़ लिया और एकदम कसकर गले लगा लिया। अव्यान अब भी बिल्कुल शांत था लेकिन उसके अंदर पता नहीं कितने ही इमोशन उभर कर आ रहे थे। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।